आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल फंड मार्केट को। सुनने में काफी भारी लगता है ना, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये विशाल फाइनेंस की दुनिया हमारे रोजमर्रा के वेल्थ बिल्डिंग और पर्सनल फाइनेंस के गणित से जुड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे पूलिंग की ताकत की, फंड्स के स्ट्रक्चर और उनकी रणनीतियों की। फिर देखेंगे कि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड क्या हैं। समझेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को और आखिर में बात करेंगे कि निवेश में इंतजार करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सेक्शन 1, पूलिंग की शक्ति, यानी कैसे एकता में ही असली बल है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, एक आम इंसान दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी कंपनियों में हिस्सेदारी कैसे खरीद सकता है? शेयर बाजार में सीधे एंट्री लेना न सिर्फ महंगा लगता है, बल्कि काफी पेचीदा भी है। तो इस बड़ी आर्थिक रुकावट को आखिर पार कैसे किया जाए? जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए। 69 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हां 69 ट्रिलियन। साल 2023 के अंत तक दुनिया भर के ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की कुल संपत्ति इतनी ही थी। ये एक ऐसी अकल्पनीय संख्या है जो खुद साबित करती है कि पैसों को एक साथ मिलाने का, यानी पूलिंग का, ये तरीका कितने बड़े पैमाने पर सफल रहा है। और दरअसल यही म्यूचुअल फंड की कोर फिलॉसफी है। इसे कई निवेशकों के एक साझा खजांची या कॉमन कैशियर के रूप में देखा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा विशाल साझा बटुआ है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं और फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इस फंड को पूरी समझदारी के साथ आगे निवेश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। इसकी जड़ें 1772 के डच वित्तीय संकट तक जाती हैं, जब छोटे निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए पहला ट्रस्ट बना था। इसके बाद 1868 में यूके ने इसे अपनाया और फिर 1924 में अमेरिका में पहला आधुनिक ओपन एंड फंड सामने आया। तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि सदियों का एक शानदार रिवॉल्यूशन है। सेक्शन 2, फंड स्ट्रक्चर और रणनीतियां। आइए समझते हैं कि बाजार की ये मशीनरी काम कैसे करती है। देखिए, ये फंड मुख्य रूप से दो अलग अलग ढांचों में काम करते हैं। एक तरफ हैं ओपन एंड फंड्स, जो नेट एसेट वैल्यू के साथ सटीक मैच बनाए रखने के लिए लगातार अपने शेयरों की गिनती को घटाते बढ़ाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लोज्ड एंड फंड्स होते हैं, जिनमें शेयरों की संख्या एकदम फिक्स होती है और ये आम स्टॉक्स की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब अगर मैनेजमेंट स्टाइल की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मैनेजर्स बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में लगातार स्टॉक्स खरीदते और बेचते रहते हैं। इसके उलट पैसिव मैनेजर्स एक फिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं जो बस बाजार के इंडेक्स की नकल करता है। हैरानी की बात यह है कि लंबी अवधि में यही कम लागत वाली पैसिव रणनीतियां अक्सर महंगी और बहुत ज्यादा एक्टिव रणनीतियों को पीछे छोड़ देती हैं। सेक्शन 3, रिस्क और रिवॉर्ड को तौलना। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। फंड्स में निवेश करने के वाकई कई बड़े फायदे हैं। सबसे अहम बात, ये डाइवर्सिफिकेशन के जरिए कैपिटल रिस्क को फैला देता है। बड़े पैमाने पर काम होने की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। और हाँ, चूंकि सारा काम प्रोफेशनल संभाल रहे होते हैं, तो हर दिन बाजार पर रिसर्च करने या ट्रेडिंग में अपना कीमती समय खपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये भी सच है कि ये सारी सुविधाएं एकदम मुफ्त नहीं आती। इसके बदले में लगातार मैनेजमेंट फीस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में कौन से शेयर होंगे, इस पर व्यक्तिगत नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक इन्वेस्टर के तौर पर अपने वोटिंग राइट्स से भी हाथ धोना पड़ता है। सेक्शन 4, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, यानी एक आम रिटेल इन्वेस्टर का असली सीक्रेट वेपन। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का गणित असल में बहुत ही सीधा है। यह सिर्फ 3 चीजों पर टिका है। पहला, प्रिंसिपल, यानी वो रकम जो एक नियमित अंतराल पर निवेश की जाती है। दूसरा, पेमेंट्स की संख्या, मतलब कितने समय तक निवेश किया जाएगा। और तीसरा, एक्सपेक्टेड ग्रोथ या ब्याज दर। बस यही वो जादुई फॉर्मूला है जो कंपाउंडिंग की मदद से भविष्य की संपत्ति का निर्माण करता है। अब जरा इस चौंका देने वाले आंकड़े को देखिए, 3 करोड़ 8 लाख रुपए। ये रोहित नाम के एक युवा प्रोफेशनल की केस स्टडी का नतीजा है। अगर वो महज 10,000 रुपए हर महीने 30 साल तक निवेश करता है और उस पर 12% का अनुमानित रिटर्न मिलता है, तो कंपाउंडिंग की ताकत इस साधारण सी दिखने वाली मासिक रकम को करोड़ों के पहाड़ में बदल देती है। कमाल है ना? ये तुलनात्मक चार्ट एकदम साफ कर देता है कि एकमुश्त यानी लमसम निवेश के मुकाबले एसआईपी क्यों इतनी खास है।
नियमित आय वालों के लिए एसआईपी एक बेहतरीन टूल है क्योंकि इसमें बाजार को सही समय पर पकड़ने का कोई तनाव नहीं होता और रिस्क भी कम रहता है। इसके विपरीत लमसम निवेश के लिए एक साथ बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है और इसमें कैपिटल रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सेक्शन 5 इंतजार की कीमत। चलिए समझते हैं कि कंपाउंडिंग में समय की कितनी अहमियत है। सीमा का ये उदाहरण इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देता है। मान लीजिए 55 लाख रुपए का एक लक्ष्य है। अगर आज से ही निवेश शुरू किया जाए तो जेब से कुल 16,80,000 रुपए का निवेश करना होगा। लेकिन अगर सिर्फ 5 साल की देरी हो जाए तो ये रकम बढ़कर लगभग 23 लाख हो जाती है। और अगर 10 साल इंतजार किया तो उसी लक्ष्य के लिए जेब से दुगना यानी करीब 33 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि निवेश में देरी का सीधा और भारी असर हमारी खुद की जेब पर पड़ता है। तो बात यह है कि कंपाउंडिंग का गणित किसी के लिए नहीं रुकता। समय इस पूरे सफर का सबसे महंगा फैक्टर है। सवाल यह है कि क्या आज ही वो दिन है जब इस पूलिंग और निवेश के सफर की शुरुआत होनी चाहिए? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।